गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य है उसकी ये क्लास रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो 12वीं क्लास की हिंदी अनिवार्य है, भले वो कला वर्ग का विद्यार्थी हो या विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए ये विषय जो है वो कॉमन है। और इस विषय में जो आपकी व्याकरण है, उस व्याकरण में आपके पहला बिंदु दे रखा है आपको भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ से आपके जो 2 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, तो अपन एक एक चीज़ को लेकर के आज विस्तार से इनके बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो अपनी हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस भाषा से हिंदी का उद्भव हुआ और कितने साल के विकास क्रम के बाद में जो वर्तमान हमें हिंदी का रूप देखने को मिल रहा है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इनका अध्ययन आज जो हम करेंगे। इनको समझने से पहले मित्रों अपने को ये चीज़ देखनी होगी कि अपने भारत में 2 भाषा परिवार है। एक पहला है आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को अपन इन 2 परिवारों के अंदर सम्मिलित करते हैं। जो आपका आर्य भाषा परिवार है, इसमें जो उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब की सब इस आर्य भाषा परिवार में आती है, और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो इस द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। तो अपन सब जानते हैं कि अपनी जो हिंदी है उनको अपन इस आर्य भाषा परिवार में रखेंगे। ये चीज़ आज जो आपको यहाँ से देखनी है कि अपने जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है जो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। अब मित्रों अपन ये देखेंगे कि इस हिंदी भाषा का उद्भव है वो कब हुआ और किस प्रकार से हुआ, किस भाषा से हुआ, इसके बारे में अपन है जो विस्तार से अध्ययन करते हैं। वैसे ये चीज़ हिंदी वालों के लिए जरूरी है 12वीं कक्षा के लिए, तो उसके साथ साथ में अपन सभी हिंदी भाषी है, अपनी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, तो कम से कम अपन सभी को ये जानकारी रखना जरूरी है कि अपनी जो मातृभाषा हिंदी है उसका उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है, किस भाषा से हुआ है, कौन उनकी जननी है। ये तमाम प्रश्न जो है उनका उत्तर आज की कक्षा लेने के बाद में निश्चित रूप से आप जान जाओगे। तो सबसे पहले जो आर्य भाषा परिवार है या भारत की जो भाषा है, इनको है जो 3 रूपों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मित्रों, जो भाषा परिवार है
उनको जब हम पढ़ते हैं और उसमें भी अपन अध्ययन कर रहे हैं भारतीय आर्य भाषा का, जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं, तो उसमें पहला जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा जो है वेद वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। थोड़ा सा समय वैसे इधर कम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उनका जो समय है वो 1500 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर के 500 BC यानी ईसा पूर्व, आप इसको लिख सकते हो ये, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 BC से 1000 ईस्वी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो भाषा है वो किस में आ जाएगी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। समय अपन ने देख लिया, प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक इनका टाइम पीरियड है। अब अपन इनको एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहला अपन देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। मित्रों, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें अब समय मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। पंद्रह सौ ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो भारत में भाषाएं प्रचलित थी उनको किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें जो दो भाषाएं थी मुख्य रूप से, पहली है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। मित्रों, अपन बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दो भाषाएं, पहली है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। जो आपकी वैदिक संस्कृत है यह है जो इसमें आपके वेद लिखे गए, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए। इसके अलावा आपके उपनिषद और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखे गए, वैदिक संस्कृत में। संस्कृत के दो वेद हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यानी सबसे पहले जो प्रचलित थी वो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए जो 4 वेद हैं, इसके अलावा उपनिषद लिखे गए। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये सब के सब किस में लिखे गए, आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद में आती है आपकी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में मुख्य रूप से 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो आपका रामायण और दूसरा है महाभारत। आप जानते हैं महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने, और यह जो लिखी आपके वाल्मीकि ने। तो समझ लीजिए एक बार फिर से, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। उसमें दो बातें हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब यूं देखें तो वैदिक संस्कृत का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। यानी वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम उदाहरण
या प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमारे सामने कहाँ उपस्थित होता है, तो वो हमें मिलता है जो आपको ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें। तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद में आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई और आपकी महाभारत जो 2 महाकाव्य है वो लिखे गए। तो ये हुई प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात। अब मित्रों जब अपन आगे बढ़ते हैं तो बात आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं जो है जो आपकी आती है। पहली है पाली, दूसरी है प्राकृत और तीसरी है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब अपने ये देख लिया था कि मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उनका टाइम पीरियड है, समय वो कितना है 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक है। तो अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं वो भी कितनी भाषाओं में बंटी हुई है, 3 भाषाएं। सबसे पहली कौन सी, पाली। तो पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक है, 1 ईस्वी तक। उसके बाद में आती है आपकी प्राकृत। प्राकृत है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश जो है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। मित्रों यहाँ कंफ्यूजन मत होना आप, जो ये है 500 ईसा पूर्व है और ये आपकी ईस्वी सन है। ये जैसे आपकी ईस्वी सन है, ये 500 ईसा पूर्व है। अब ये कॉन्सेप्ट तो वैसे आप जानते होंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी सन क्या है, क्योंकि ईसा मसीह जो हुए उनके जन्म को आधार मान करके मैंने वहाँ से जो सन शुरू किया, जो आज अपने ये सन चल रहा है, उनको अपने जो ईस्वी सन कह रहे हैं। इनसे पहले का जो इतिहास था, चूंकि अपने भारत में उस समय से व्यवस्थित कोई कालगणना नहीं थी, तो अपन ने है जो उन बातों को ईसा के जन्म से कितने वर्ष वो पूर्व घटित हुआ, इस प्रकार से अपन ने जो व्यवस्थित करने की कोशिश की है। तो ये जो पाली है ये ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी सन तक पाली भाषा प्रचलित रही। पाली के बाद में आई प्राकृत, तो 1 ईस्वी से लगा करके और 500 ईस्वी तक ये प्राकृत रही, और 500 ईस्वी से लगा करके 1000 ईस्वी तक लगभग कौन सी भाषा प्रचलित रही, अपभ्रंश भाषा प्रचलित रही। अब देखिए इस पाली भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया, तो इस पाली भाषा में मित्रों बौद्ध साहित्य लिखा गया। ये जो बौद्ध साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, आपके पाली भाषा में लिखा गया, जिसमें जो त्रिपिटक ग्रंथ है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। उसके बाद में अपने आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया, तो मित्रों प्राकृत भाषा में जो जैन साहित्य है, कौन सा साहित्य, जैन साहित्य, वो है जो इस प्राकृत भाषा में लिखा गया। और उसके बाद में जो आता है आपके अपभ्रंश, जिसमें ये विद्यापति वगैरह जो स्वयंभू वगैरह कवि हुए हैं उन्होंने है जो अपभ्रंश में लिखा है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में ये आता होगा कि जैसे आपने लिखा, मैंने जो लिखा है कि भाई 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत रही, फिर 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश रही, तो आपके मन में एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि 500 ईस्वी तक
तो है जो आपकी प्राकृत रही और 501 ईस्वी आती सीधी अपभ्रंश प्रारंभ होगी। हालांकि मित्रों ऐसा नहीं होता है, कुछ समय जो होता है वो एक संक्रमण काल के रूप में चलता है, यानी ऐसा नहीं है कि इस समय में कोई प्राकृत की रचना नहीं मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि इस समय में आपको कोई पाली की रचना नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इस समय में आपको है जो कोई संस्कृत की रचना नहीं मिलेगी, जरूर मिलती है, लेकिन जो ज्यादातर ग्रंथ लिखे गए उसी के आधार पर, उसी को आधार बना करके ये भाषा का वर्गीकरण किया गया है। तो एक बार पुनः देख लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का टाइम है। अब इनको भी है जो अपन ने 3 भागों में बांटा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1 ईस्वी तक है, और इसमें है जो बौद्ध साहित्य लिखा गया, जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो है जो इस पाली भाषा में लिखे गए। उसके बाद में दूसरा आपके आता प्राकृत। तो प्राकृत जो है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, और इसके अंदर है जो आपके जैन साहित्य लिखा गया है। तीसरा जो है वो है आपके ये अपभ्रंश। इस अपभ्रंश में है जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो अपभ्रंश भाषा का समय माना जाता है, और इसमें जो स्वयंभू ने लिखा है, विद्यापति ने लिखा है, तो वो इस अपभ्रंश में माना जाएगा। ये है जो आपने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार थे। उसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत की भाषाएं। अब जो अपन देख रहे थे कि प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ी, उसके बाद में अपन ने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ी, अब है जो अपन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ेंगे। अब अगर अपन ये माने कि हिंदी का उद्भव कब हुआ, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का है जो उद्भव माना जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 ईस्वी के बाद में अपभ्रंश की जो रचनाएं थी वो बिल्कुल यह जो बंद होगी, ऐसा नहीं है। अपभ्रंश का जो साहित्य है वो 1200 ईस्वी तक मिलता है, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास में हिंदी की है जो बहुलता हो गई थी, और अपभ्रंश जो है वो है जो कम हो गई थी। अपभ्रंश में बिल्कुल रचनाएं उनकी कम उपलब्ध होती है, इसलिए 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का उद्भव माना जाता है। अब अपन ये देखेंगे कि अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप है। अपभ्रंश के कितने क्षेत्रीय रूप है? 7। अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप है। उन 7 क्षेत्रीय रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जितनी भी है उनका विकास हुआ है। तो वो कौन कौन सी है और उनसे किस किस का विकास हुआ है, यह है जो अपन देखते हैं। सबसे पहली है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी के बाद में पेशासी। सौर सैनी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इनका है जो विकास किनसे हुआ? अपभ्रंश के जो 7 क्षेत्रीय रूप से थे उनमें से एक था सौर सैनी अपभ्रंश। उस सौर सैनी अपभ्रंश से ही अपनी है जो पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ। उसके बाद में जो है पेशासी। पेशासी से 2 भाषाएं, कौन कौन सी? एक तो है आपकी पंजाबी और दूसरी है लहंदा। उसके बाद में तीसरी है आपके तीसरा रूप कौन सा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण से किस भाषा का उद्भव हुआ? सिंधी का। उसके बाद में चौथा रूप जो है
वो है कच्छ। कच्छ से कौन सी भाषा का? पहाड़ी का। उसके बाद पांचवा जो क्षेत्रीय रूप है वो है महाराष्ट्री। इस महाराष्ट्री से मराठी का उद्भव हुआ। छठी है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी। और 7वें नंबर पे है मागधी, जिनसे है जो असमिया, उड़िया आदि भाषाओं का है जो विकास हुआ। मित्रों ध्यान देना, अपन पढ़ रहे हैं अपभ्रंश भाषा जो अपन ने पढ़ी, जिसका समय अपन ने ये पढ़ा कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, या वो समय अपभ्रंश भाषा का समय माना जाता है। उस समय में अपभ्रंश जो भाषा थी उनके विभिन्न क्षेत्रों में विविध अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषा जो विकसित हुई, जिनमें 7 मुख्य है। उनमें से पहली है शौरसेनी अपभ्रंश। और मित्रों इसको है जो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, यहीं से है जो हिंदी का अपने उद्भव हुआ है। किस अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं में पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी का विकास हुआ, गुजराती का विकास हुआ। उसके बाद में पेशा चीज़ें है जो पंजाबी और लहंदा, ब्राचर से सिंधी, कच्छ से पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से असमिया या उड़िया। मित्रों ये क्लास जो है वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ में मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक भारतवासी के लिए, क्योंकि जिसकी भी मातृभाषा हिंदी है कम से कम उनको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो यह है जो अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से किस प्रकार से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ये अपन ने देखा। अब इसमें आपको मुख्य ध्यान देने योग्य बात यही है कि जो अपने हिंदी है उसका जो विकास है वो किन से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से ही उसकी एक बोली है कौन सी? खड़ी बोली। तो यह है जो इस प्रकार से हिंदी का उद्गम जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगर अपन यूँ कहें इनकी एक क्रम से अगर अपन तालिका बनाएं या इसका क्रम सेट करें कि किस प्रकार से हिंदी का उद्भव हुआ है, तो मित्रों अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से उसके बाद कौन सी आई? लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत के बाद में कौन सी आई? पाली आई। पाली के बाद में प्राकृत आई। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद में इसी का रूप है शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, ये शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से ही जो वर्तमान हमारे उसकी एक बोली है खड़ी बोली हिंदी।
तो मित्रों आप देख सकते हो हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद में सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद में लौकिक संस्कृत के बाद में पाली के बाद में प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप था जिसमें से अपन हिंदी के लिए सौरसेनी अपभ्रंश है जो पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ, और पश्चिमी हिंदी से वर्तमान की जो हमारी मानक हिंदी है जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं उनका है जो विकास हुआ। अब मित्रों अगर आपसे प्रश्न दो प्रकार का बन सकता है, एक प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी का उद्भव किनसे हुआ, तो हिंदी का उद्भव अगर सीधा प्रश्न आता है तो आपको ये बताना है कि हिंदी का उद्भव है वो किनसे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछ लें कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, हिंदी की आदि जननी, तो मित्रों आपको क्या बताना है, संस्कृत, और संस्कृत में भी कौन सी संस्कृत, वैदिक संस्कृत। समझ में आ गया, दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हिंदी का उद्भव किनसे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न ये पूछ ले कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है, वैदिक संस्कृत मानी जाती है। तो यहाँ पर ये अपन ने अब ये समझ लिया कि हिंदी का उद्गम है जो किस प्रकार से हुआ, कहाँ से है जो हिंदी का उद्भव हुआ है। अब कुछ बातें अपन ये देखेंगे कि अपभ्रंश और हिंदी में अंतर क्या आया। तो कुछ बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपभ्रंश जो है उस अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, 8 थी। अपभ्रंश में स्वर कितने थे, 8। जबकि आप ये मानते, आपको ये चीज़ पता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। इसमें अपभ्रंश में 8 कौन कौन से स्वर थे, तो ये मैं लिख देता हूँ। ये 8 जो स्वर है केवल अपभ्रंश में ये 8 ही स्वर है जो चलते थे, जबकि अपने हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 स्वर है। और 11 स्वर कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बिल्कुल विस्तृत और व्यवस्थित रूप से पढ़ा दिया है। दूसरा अंतर यह था कि च, छ, ज, झ ये हिंदी में अपभ्रंश में जो है ये केवल स्पर्शी व्यंजन थे। कैसे व्यंजन थे, स्पर्शी व्यंजन थे। लेकिन हिंदी में ये क्या हो गए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बन गए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन बन गए, यानी इनको है जो अपभ्रंश तक क्या माना जाता था, केवल स्पर्शी माना जाता था। हिंदी में यह है जो स्पर्शी के साथ साथ में कौन से हो गए, अपभ्रंश स्पर्श संघर्षी हो गए। और तीसरा जो है वर्त से ध्वनि कहें या वर्ण कहें, तो अपभ्रंश में ये वर्षीय ध्वनियाँ नहीं थी, लेकिन हिंदी में न, ल और श इन 3 जो क्या है वर्षीय ध्वनियाँ, तो ये है जो हिंदी में अपन है जो इनको थे ये अपभ्रंश में भी, लेकिन वहाँ इनको केवल क्या माना जाता था, इनको केवल दंतीय ध्वनियाँ माना जाता था। जबकि अपने हिंदी में है जो इसको क्या मान लिया, दंतीय तो है ही, उनके साथ साथ में इनको है जो वर्षीय ध्वनियाँ भी मान लिया। इनके साथ जो उत्क्षिप्त वर्ण है, कौन कौन से हैं मैंने कल ही पढ़ा है आपको। इनका भी जो आगमन है वो हिंदी में हो गया, जबकि ये भी है जो अपभ्रंश में नहीं थे। और भी बहुत सारे अंतर है, लेकिन ये मुख्य जो अंतर थे अपभ्रंश और हिंदी में, ये चीज़ें हैं जो अपन ने देख ली कि अपभ्रंश में जो स्वर थे वो कितने थे, 8 थे। हिंदी में अपनी कितने हैं, 11 है। च, छ, ज, झ ये
अपभ्रंश में केवल स्पर्शी व्यंजन कहलाते थे, जबकि हिंदी में स्पर्श के साथ साथ ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। वर्षीय ध्वनियाँ यानी जिनको अपन अपभ्रंश में क्या कहते थे, दंतीय ध्वनियाँ कहते थे, उन दंतीय ध्वनियों को हिंदी में क्या कहा जाने लगा, वर्षीय ध्वनियाँ कहा जाने लगा। उसके अलावा जो दो उत्क्षिप्त वर्ण हैं उनका भी आगमन अपभ्रंश के बाद में हिंदी में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे जो अपन ने देखे। बिल्कुल मित्रों, छोटी सी क्लास है, मन लगा करके पढ़ना। आपको बहुत अच्छा समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करना। आप निश्चित रूप से घर बैठे होंगे, आपको ये सुविधाएं मिल रही होगी, तो इन सुविधाओं का पूरा उपयोग करना। समय सभी के पास में है, लेकिन निश्चित रूप से मित्रों जो इस समय का सदुपयोग करेगा वो निश्चित रूप से जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य करेगा। अब तक अपन ने ये पढ़ लिया कि हिंदी का उद्गम कैसे हुआ, और जिस भाषा से यानी अपभ्रंश से हिंदी का उद्गम हुआ उसमें हिंदी में मुख्य क्या अंतर आए, ये चीज़ें अपन ने देखी। अब अपन देखेंगे, तो मित्रों अपन जो राजभाषा है वो आज समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए अपन निश्चित रूप से अगली कक्षा में इस राजभाषा को पढ़ेंगे। इसके साथ में राष्ट्रभाषा को पढ़ेंगे, और राजभाषा की यानी हिंदी की अपने संविधान में क्या स्थिति है, इन बातों पे अपन चर्चा निश्चित रूप से अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, समय का सदुपयोग करना, भले विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो या कला वर्ग का विद्यार्थी हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इनको आप केवल मोबाइल पर यूट्यूब पर सुन करके बैठ मत जाना। आप इनका अपनी कॉपी में नोट्स भी लिखना, ताकि ये चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी। और अगर आपको औरों से कुछ अलग करना है तो निश्चित रूप से इस समय का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। अगर मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में आपके अन्य मित्रों के लिए आप इनको शेयर भी करते रहना। थैंक यू।